वेलकम टू मास्टर पॉलिटिक्स। और ये नया आपके लिए टेस्ट है, टेस्ट नंबर 8 फॉर द यूजीसी नेट एंड सीयूईटी पॉलिटिकल साइंस। अगेन इसमें आपको मिलेंगे 50 to 70 फैक्ट्स जो डायरेक्टली आपके एग्जाम में हेल्प करेंगे। आज कई लोग मुझसे पूछ रहे थे कि क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए इस टाइम में यूजीसी नेट के लिए या सीयूईटी के लिए। तो आपको यही कहना चाहता हूँ कि 7 या 8 दिन के अंदर पहले अपना प्रीवियस 10 ईयर कंप्लीट कर लीजिए। 40 to 50% आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली उसी में से मिलेगा। सेकंड थिंग जो आपको क्या करनी है इस फिर आपको एक ही वीक के अंदर 7 8 दिन का नेक्स्ट वीक में आपको अपने वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर खत्म कर देने हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट 7 6 7 डेज में इंपॉर्टेंट इंडियन थिंकर्स कंप्लीट कर देने हैं। गांधी हो गया, BR अम्बेडकर हो गया, रॉय हो गया, MN रॉय हो गया। इन सब के को कंप्लीट कर देना है अच्छी तरीके से। रविन्द्रनाथ टैगोर हो गया। फिर उसके बाद जब आपने वेस्टर्न ये और कर लिया, फिर नेक्स्ट 7 डेज में आपको IR कंप्लीट करनी है। IR में आपको अपनी थ्योरीज देखनी है। पहले कौन कौन सी थ्योरी, इंटर रिलीज थ्योरीज होती है, न्यू रिलीज थ्योरी होती है। तो ये सब थ्योरीज आपको देखनी है और इंपॉर्टेंट चीजें देखनी है। एंड ऑफ आइडियोलॉजी, एंड ऑफ हिस्ट्री, ये सब जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो सब देखने हैं आपको। फिर उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, थोड़ा बहुत फिर उसके नेक्स्ट 7 डेज में आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का देखना है। मैंने बुक कॉन्फ्रेंस देखनी है सारी, कैसे इवॉल्व हुए हैं। 5 या 6 कुल मिला के वहाँ के फिर फिलोसफर्स हैं जो आपको देखने हैं, एल्टन, मायो और उनके साथ के। एंड जो मैं ये 30 मॉक टेस्ट करा रहा हूँ उसके अंदर सारी चीजें मिक्स होंगी। आप इनको सॉल्व करोगे 110% आपका यूजीसी नेट और JRF क्लियर होगा। फॉलो दिस थिंग, तो काफी मदद होगी। चलते हैं इस टेस्ट की तरफ आपके साथ। पहला क्वेश्चन है, लॉजिकल पॉजिटिविज्म किसने दिया? लॉजिकल पॉजिटिविज्म मार्क्स ने दिया और साथ ही साथ वेना सर्कल के लोगों ने भी दिया। अब वेना सर्कल में कौन कौन आता है ये भी आप जान लीजिए। मॉरिट्स सेचिलर का नाम आता है, लुडविग का नाम आता है। अब लॉजिकल पॉजिटिविज्म है क्या? ये कहता है कि कोई भी नॉलेज तभी वैलिड है अगर उसको एम्पेरिकल मेथड से नापा जा सके, तोला जा सके। एम्पेरिकल मेथड क्या है? बाय ऑब्जर्वेशन के थ्रू हम उसको नाप सकें, तोल सकें, ये बोलते हैं लॉजिकल पॉजिटिविज्म। दूसरा क्वेश्चन मैंने लिया है एंड्रू हैकल के लिए। एंड्रू हैकल के लिए ऐसी एक स्टेटमेंट है, एवरी पॉलिटिकल साइंटिस्ट इज साइंटिस्ट एज वेल एज फिलोसफर। जो एक पॉलिटिकल फिलोसफर होता है वो साइंटिस्ट भी होता है और एक फिलोसफर भी होता है, एंड्रू हेगल कहते हैं। और ये डिस्टिंग्विश करते हैं पॉलिटिकल थ्योरी और पॉलिटिकल आइडियोलॉजी में। पॉलिटिकल थ्योरी और आइडियोलॉजी में ये डिफरेंस क्रिएट करते हैं। थर्ड इज मॉडर्न पॉलिटिकल एनालिसिस। किताब किसने लिखी है? रॉबर्ट ढाल साहब की किताब है मॉडर्न पॉलिटिकल एनालिसिस। फ्लोरिस्ट हैं रॉबर्ट ढाल और इनका एक कॉन्सेप्ट है पॉलीआर्की का। पॉलीआर्की में क्या है, उन्होंने सपोर्ट, पॉलीआर्की है क्या, उन्होंने सपोर्ट किया कि भाई एक एसोसिएशन सुप्रीम एसोसिएशन नहीं होती, बहुत सारी अलग अलग एसोसिएशन होती हैं स्टेट के अलावा जिनके पास पावर और ऑटोनॉमी होती है जो कि और काम कर सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट है पॉलीआर्की का, बहुत बार पूछा हुआ है। प्रॉब्लम ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी, ये काफी फेमस बुक है DD रैफेल की, पॉलिटिकल प्रॉब्लम ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी। डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी से कौन कौन रिलेटेड है? सबसे पहले 1951 में डेविड ईस्टन ने इसके बारे में लिखा था कि डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। और उन्होंने इसलिए कहा था ये चीज को, ट्रेडिशनल थ्योरी, जो भी ट्रेडिशनल थ्योरी जो बनी है सारी सब स्पेकुलेशन पे बनी है, कोई फैक्ट पे नहीं बनी, कोई साइंटिफिक रीजन नहीं है इनके पीछे। दे आर ऑल स्पेकुलेशंस। लोगों ने जो स्पेकुलेट किया उसके हिसाब से लिख दिया। स्पेकुलेशन मतलब सोचा उन्होंने कि आगे ऐसा क्या होगा। फिर द डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी से रिलेटेड है एल्फ्रेड कोवन, इनकी किताब का नाम है द डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। मार्टिन लिपसेट की एक बहुत फेमस किताब है द पॉलिटिकल मैन। ठीक है, फिर उसके बाद लियो स्टेरस भी लिखते हैं डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी के बारे में। उनकी किताब का नाम है व्हाट इज पॉलिटिकल फिलोसफी। उसमें इन्होंने मेंशन किया डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी के बाद में। तो अगर आपको डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी आ रहा है तो आपको याद रखना है कि इसके अंदर लियो स्टेरस भी हैं, एल्फ्रेड कोवन भी हैं और डेविड ईस्टन भी हैं। एक है बियॉन्ड आइडियोलॉजी किताब, ये लिखते हैं दांते जर्मिनो। उसमें रिवाइव उसमें ये बताते हैं, उसमें भी डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी के बारे में बताते हैं। दांते जर्मिनो बियॉन्ड आइडियोलॉजी में लिखते हैं। फिर उसमें ये बताते हैं कि क्या मेजर कॉज है डिक्लाइन का। पहला कॉज है राइज ऑफ पॉजिटिविज्म। पॉजिटिविज्म की वजह से क्या आता है, साइंटिफिक चीजें आती हैं। वो कहते हैं कि आप प्रूव करके दिखाओ ये चीज सही है, आपकी स्पेकुलेशन सही है या नहीं है। दूसरा मार्क्सिज्म, जिन्होंने जो चैलेंज किया कैपिटलिज्म को, तो इसीलिए डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी हो रहा है। ये दंते जर्मिनो अपनी किताब बियॉन्ड आइडियोलॉजी में लिखते हैं। अब एम्पेरिकल थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी किसने दी है? जोसेफ शुम्पीटर ने दी है। ये एम्पेरिकल थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी बहुत बार पूछा हुआ फैक्ट है। रेडिकल थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी रॉबर्ट डॉल साहब ने दी है। कार्ल मैनहेम की एक बहुत फेमस किताब है
पहले तो उनका एक कॉन्सेप्ट है सोशियोलॉजी ऑफ नॉलेज। सोशियोलॉजी ऑफ नॉलेज का जो कॉन्सेप्ट है वो दिया हुआ है आइडियोलॉजी एंड यूटोपिया में। तो सोशियोलॉजी ऑफ नॉलेज क्या है, वो कहते हैं कि नॉलेज इज डिटरमाइंड बाय आवर सोशल बैकग्राउंड। जो हमारा सोशल बैकग्राउंड होगा, चाहे हम डेमोक्रेसी के स्टेट में रहते हैं, मोनार्की के स्टेट में रहते हैं, किसी और स्टेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में रहते हैं, वही डिटरमाइन करेगा कि हमारी नॉलेज क्या होगी। तो सोशियोलॉजी ऑफ नॉलेज का जो कॉन्सेप्ट है वो कार्ल मैनहेम का है। और किधर दिया है उन्होंने? आइडियोलॉजी एंड यूटोपिया में दिया है। मैं दोबारा बताता हूँ सोशियोलॉजी ऑफ नॉलेज का मतलब क्या होता है। जिस आप जैसे रह रहे हैं, जैसे मैं यहाँ रह रहा हूँ इंडिया में, यहाँ पर डेमोक्रेसी है, तो मेरा जो नॉलेज होगी वो मेरे जो आसपास की चीजें हैं, मेरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, मेरी सोसाइटी है, वो डिटरमाइन करेगी। ये कहते हैं कार्ल मैनहेम। व्हाट इज टू बी डन, लेनिन की किताब है, इसमें वो सपोर्ट करते हैं आइडियोलॉजी को। होता क्या है कि मार्क्सिज्म के लोग आइडियोलॉजी को सपोर्ट नहीं करते। दे से मार्क्स बोलता है आइडियोलॉजी को इट्स अ फॉल्स कॉन्शियसनेस। ठीक है भाई, फॉल्स कॉन्शियसनेस है। पर लेनिन एक बंदा था मार्क्सिस्ट में जो बोलता था कि आइडियोलॉजी होनी चाहिए। अगर हमें वर्कर को चलाना है, प्रोलेटेरिएट को आगे बढ़ाना है, तो हमें उसकी उसकी भी एक आइडियोलॉजी देनी पड़ेगी, उसी के हिसाब से वो काम करेंगे। तो ही सपोर्ट एन आइडियोलॉजी, लेनिन। हिस्ट्री एंड क्लास कॉन्शियसनेस, ये भी एक मार्क्सिस्ट है, जॉर्ज ल्यूकस लिखते हैं हिस्ट्री एंड क्लास कॉन्शियसनेस। द ओरिजिन ऑफ टोटलिटेरियनिज्म, हाना अरेंट की बहुत फेमस किताब है। उनकी इन्होंने फिर टोटलिटेरिज्म को डिफाइन किया है। टोटलिटेरियनिज्म एज अ सिस्टम ऑफ टोटल डोमिनेशन करेक्टराइज्ड बाय आइडियोलॉजी एंड करेक्टर। ये डेफिनेशन है हाना अरेंट की। फिर एंड ऑफ आइडियोलॉजी से कौन रिलेटेड है? एंड डैनियल बेल रिलेटेड, शिल्स रिलेटेड है एंड ऑफ आइडियोलॉजी से। फिर ये पूछा जाता है भाई, पोस्ट कैपिटलिस्ट सोसाइटी, पोस्ट कैपिटलिस्ट सोसाइटी से कौन रिलेटेड है? राल्फ डेरेनडॉर्फ। पोस्ट कैपिटलिस्ट सोसाइटी, अब ये पोस्ट कैपिटलिस्ट सोसाइटी है क्या? दो तरीके की सोसाइटी हो गई, सोशलिस्ट सोसाइटी, कैपिटलिस्ट सोसाइटी। अब जब सोशलिस्ट सोसाइटी में भी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, उसके अंदर ब्यूरोक्रेट्स लोग आगे बढ़ने लग गए, उनके पास पावर आने लग गए, टेक्नोक्रेट्स के पास पावर आने लग गई। और जो आपकी जो पुरानी कैपिटलिस्ट थे, उनसे पावर सेंटर थोड़ा सा मूव होके ब्यूरोक्रेट्स और टेक्नोक्रेट्स के हाथ में लग गया, उस सोसाइटी को पोस्ट कैपिटलिस्ट सोसाइटी बोलते हैं। ये कॉन्सेप्ट दिया रैल्फ डेरेनड्रॉफ ने। क्लास एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी, ये इनकी किताब का नाम है, क्लास एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी। राल्फ डेरेनड्रॉफ की किताब का नाम है। अब डब्ल्यू डब्ल्यू रॉस्टो ने स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ दिए हैं, ये पता होनी चाहिए। 5 स्टेजेस हैं। पहले बोलते हैं ट्रेडिशनल सोसाइटी होती है। फिर ट्रेडिशनल सोसाइटी कुछ ऐसी कंडीशन बनती है कि उसे टेक ऑफ की कंडीशन लेते हैं। टेक ऑफ जो शब्द है उन्होंने ग्रोथ के लिए लिया है कि भाई आगे ग्रोथ कैसे होगी, उसके लिए उन्होंने ये शब्द लिया है। फिर ऐसी फिर टेक ऑफ होता है। फिर रोड टू मैच्योरिटी आती है एक की सोसाइटी में और इकोनॉमी में। और फिर हाई मास कंजप्शन की तरफ लोग जाते हैं, जो कैपिटलिस्ट का हाईएस्ट लेवल है। ये उन्होंने 5 स्टेजेस बताई हैं। पहली स्टेज में जो है वो बताते हैं ट्रेडिशनल सोसाइटी होती है, फिर प्री कंडीशन टू टेक ऑफ होती है, फिर टेक ऑफ किया जाता है, देन रोड टू मैच्योरिटी होती है, देन एज ऑफ हाई मास कंजप्शन होता है। जेके गैलब्रिथ की किताब का नाम है, बहुत फेमस है, द न्यू इंडस्ट्रियल स्टेट, एडवांस इंडस्ट्रियल स्टेट टू एंड ऑफ आइडियोलॉजी। अब उन्होंने बोला कि जेके गैलब्रिथ ने जो एडवांस, ये भी एंड ऑफ आइडियोलॉजी से जाने जाते हैं। जेके गैलब्रिथ ये कहते हैं कि भाई कैपिटलिस्ट स्टेज में एडवांस्ड इंडस्ट्रियल स्टेट आ चुकी है अब। तो जो आइडियोलॉजी थी पुरानी कैपिटलिस्ट स्टेट की वो खत्म हो चुकी है, अब एडवांस इंडस्ट्रियल स्टेट आ चुकी है। एडवांस के मतलब हाई मास कंजप्शन, टेक्नोक्रेट्स, ब्यूरोक्रेट्स, इसकी बात करते हैं वो लोग। हु क्रिटिसाइज एंड ऑफ आइडियोलॉजी, अब आपको ये पता होना चाहिए एंड ऑफ आइडियोलॉजी को क्रिटिसाइज किसने किया? रिचर्ड टिमस, सीवी मैकफरसन, एलेसडेन मैकइंटायर। इन लोगों ने एंड ऑफ आइडियोलॉजी को क्रिटिसाइज किया। और वो क्या कहते हैं? जैसे मैकइंटायर ने कहा, मैकइंटायर की किताब है, आप नीचे देखेंगे, अगेंस्ट द सेल्फ इमेज ऑफ द एजेस, अगेंस्ट द सेल्फ इमेज ऑफ द एजेस। इसमें बोलता है कि एंड ऑफ आइडियोलॉजी खुद ही एक आइडियोलॉजी है उस टाइम की, क्योंकि उस टाइम परिस्थितियां ऐसी बन रही थी कि सब लोग पुरानी आइडियोलॉजी को बोल रहे थे कि खत्म होने वाली है, ये खत्म हो चुकी है। तो ये भी एक तरीके की आइडियोलॉजी ही है, ये मैकइंटायर साहब बोलते हैं। पॉजिटिव लिबर्टी से कौन कौन रिलेटेड है? टीएच ग्रीन साहब मॉरल की बात करते हैं, मॉरल आइडियलिस्टिक। लास्की साहब प्लूरिस्ट हैं। हॉब हाउस सोशल स्टेट की बात करते हैं। टोनी, आर एस टोनी, की मैंने ब्रैकेट में एक फेमस उनकी किताब या कॉन्सेप्ट बताया था, एक्विजिटिव सोसाइटी, उनकी बुक का नाम है एक्विजिटिव सोसाइटी, आर एस टोनी के बुक का नाम है। फिर नियो लिबरलिस्ट में किसका नाम आता है? ये आप तीन, ये ऐसी चीजें हैं कि अगर आपको मैच ऑफ द फॉलोइंग में आया है, कुछ भी आया है, तो आपको पता है कि भाई ये लोग पॉजिटिव लिबर्टी के साथ हैं। अब मेरे को बोले को नेगेटिव लिबर्टी के साथ कौन है, इजाया बर्लिन मेरे दिमाग में नाम आएगा।
तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो अब नियो लिबरलिज्म में तीन फेमस लोग हैं, हायक, फ्रेडमैन, रॉबर्ट नॉजिक, जिनको लिबर्टेरियन भी बोल देते हैं। ठीक है, क्लासिकल लिबरलिज्म का जो नया रूप था होता है वो बोलते हैं लिबर्टेरियन होते हैं। ठीक है, ये किसने बोला? ऑल आई नो इज दैट आई एम नॉट मार्क्सिस्ट, ये मार्क्स ने खुद के लिए बोला। उस टाइम पे जब मार्क्स जिंदा था उस टाइम मार्क्सिज्म नाम की कोई चीज नहीं थी। जैसे गांधी जी अपने आप को बोलते हैं देयर इज नथिंग कॉल्ड गांधीज्म, ऐसे मार्क्स ने बोला पहले। फिर मार्क्सिज्म इज होल वर्ल्ड वाइड, ये एक मार्क्सिस्ट ने जीपी जीवी प्लेखनोव, वो बोलते हैं मार्क्सिज्म इज होल वर्ल्ड वाइड। अब वर्क ऑफ यंग मार्क्स जो था वो किस बुक में पब्लिश होता है? इकोनॉमिक एंड फिलोसफिकल मैन्यूस्क्रिप्ट, ये सबसे लास्ट में उनकी बुक आती है, और ये तब पब्लिश होती है जब उनकी डेथ हो चुकी होती है, उसके बाद होती है। इकोनॉमिक एंड फिलोसफिकल मैन्यूस्क्रिप्ट, ये यंग मार्क्स की किताबें बताती है। अब जो थ्री लॉज ऑफ मटेरियल डायलेक्टिक्स हैं, जो मार्क्सिज्म का कॉन्सेप्ट है, वो एंजल्स ने दी थी। वो क्या कहती हैं? पहली, चेंजेस ऑफ क्वांटिटी इनटू क्वालिटी, क्वांटिटी क्वालिटी में चेंज होगी, क्वालिटी क्वांटिटी में चेंज होगी। इंटरप्रिटेशन ऑफ अपोजिशन, और तीसरा निगेशन ऑफ निगेशन। ये एज इट इज स्टेटमेंट आपको अपने डायरेक्टली एग्जाम में मिल जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। फिर हर्बर्ट मार्क्यू की एक किताब है वन डायमेंशनल मैन, कंडीशन ऑफ मैन इन कैपिटलिस्ट सोसाइटी इनटू वन डायमेंशनल मैन का मतलब हुआ क्या? हर्बर्ट मार्क्यू ये कहता है कि भाई जो कैपिटलिस्ट सोसाइटी है वहां पे आदमी की हालत इस तरीके से हो गई है कि क्योंकि कैपिटलिस्ट सोसाइटी हर किसी को इक्वल वेलफेयर का कॉन्सेप्ट तो नहीं करती। तो वो बोल रहा है उसकी इस ऐसी हालत हो गई है इंसान की, वो सिर्फ एक डायमेंशन में रह गया है, वो मैकेनिकल डायमेंशन में रह गया है कि सिर्फ वो काम कर रहा है और उसका उसको पूरा उसको जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा। ये हर्बर्ट मार्क्यू की वन डायमेंशनल मैन, इसको याद रखिए। डिपेंडेंसी थ्योरी के साथ कौन रिलेटेड है? एंडर गुंडर फ्रैंक एंड सामिर आमिन। डिपेंडेंसी थ्योरी होती है, अब डिपेंडेंसी थ्योरी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज या सेकंड वर्ल्ड कंट्रीज के साथ रिलेटेड है। जिन जिन कंट्रीज के ऊपर कॉलोनियल रूल हुआ था और फिर वो आज़ाद हुई थी, वो कंट्रीज अभी भी एक तरीके से अपने कॉलोनियल मास्टर के अंदर ही हैं, उनके साथ ही, मतलब उनसे फ्री नहीं हुई हैं। वो एक तरीके से इंडिपेंडेंस तो ले लिया बट इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकली दे आर नॉट फ्री। उनके अंदर क्या कहते हैं, वो इंटरफेयर करते ही रहते हैं। इकोनॉमिकली ज़्यादा तरीके से किया जाता है, ग्लोबलाइजेशन इज वन ऑफ देम, वो एक पार्ट है जो उससे करते हैं। तो एंडर गुंडर फ्रैंक और सामिर आमिर इनसे रिलेटेड हैं। डिपेंडेंसी थ्योरी में देखो क्या है कि एक कोर स्टेट है, जब जैसे इंडिया, जैसे अपना ये इंडिया हो गया या बांग्लादेश हो गया, बांग्लादेश भी अपने इनिशियली जब आज़ाद हुआ था, इंडिया भी हुआ था, तो हम यूएसए से ऊपर डिपेंडेंट थे कि हमें ग्रेन कहाँ से मिलेगा, हमें एड कहाँ से मिलेगी। वो ये सब तो हमें देते थे, पर लेकिन उसके उसके लिए हमें उनकी बात माननी पड़ती थी। वो कोई डिसीजन इंटरनेशनल ले रहे हैं उसको सपोर्ट करना पड़ता था, वो अगर किसी को बाइकआउट कर रहे हैं तो हमें करना पड़ता था, जो हालत आज पाकिस्तान की हो रखी है इस टाइम पे। और तो ये है। फिर एक स्टेटमेंट आता है सोशलिज्म इज लाइक हेड, सोशलिज्म एक टोपी है जिसकी कोई शेप नहीं है। कोई भी सोशलिज्म के नाम पे कुछ भी बना देता है, साइंटिफिक सोशलिज्म बना देता है, मार्क्स बना देता है, कोई कुछ बना देता है। तो ये सीईएम जोड़ ने लिखा है सोशलिज्म इज लाइक हेड विच डू नॉट हैव शेप। देन एक किताब है कैपिटलिज्म सोशलिज्म एंड डेमोक्रेसी, ये जोसेफ शुम्पीटर की किताब है, और यूजीसी नेट में कम से कम 3 बार पूछी जा चुकी है 2010 से, तो इसको आप ध्यान रखें। अब फेबियन सोशलिज्म के बारे में मैंने कुछ लिखा है, देखो फेबियन सोशलिज्म 1884 में इंग्लैंड में बनता है। अब ये और सोशलिज्म से उस टाइम के सोशलिज्म अलग कैसे था या मार्क्सिज्म से अलग कैसे था? ये सोशलिज्म कहता था, बिलीव करता था स्लो चेंजेस में, और वही चलो बिलीव करता था कि हमें लड़ाई नहीं करनी, हमें वॉयलेंट नहीं होना, हमें धीरे धीरे पीस मील करके धीरे धीरे हमें चेंजेस लाने हैं। ये रिकॉर्डियन रिकार्डियन लॉ ऑफ रेंट से प्रभावित था। रिकार्डियन लॉ ऑफ रेंट क्या कहती है? उस टाइम पे क्या होता, लोग को पास बहुत बड़ा बड़ा लैंड था, और उस लैंड की वजह से डिसइक्विनेट प्रोपोर्शनेट डिसप्रोपोर्शनेट अनइक्वलिटी हो चुकी होती है। कुछ के पास बहुत ज्यादा लैंड है, कुछ के पास बहुत कम लैंड है, वो इसमें बिलीव करते, तो इसी की वजह से पॉवर्टी और इनइक्वलिटी होती है। और ये जो नाम है फेबियन कैसे रखा गया फेबियन सोशलिज्म का? तो ये नाम था, एक जर्नल था वहां का उस टाइम पे, रोमन जर्नल था, क्विंटस फेबियस, उसके नाम पे रखा गया। उसने एक वॉर जीती थी, उसके नाम पे रखा गया, क्विंटस फेबियस के नाम पे रखा गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि फेबियन सोशलिज्म से कौन रिलेटेड है फिलोसफर, यही पूछता है यूजीसी नेट। जॉर्ज बर्नर्ड शॉ, सिडनी वेब, बैट्रिक वेब, सिडनी ओलिवर, ग्रैम वेलेस, जीडीएच कोल, ये लोग हैं। इसके बाहर आपको यूजीसी नेट में नहीं मिलेगा सोशलिज्म। पहले तो वो वायलेंट नहीं है, वो पीस मिल अप्रोच करते हैं, डेमोक्रेसी फॉलो करते हैं, रिकार्डियन लॉ ऑफ रेंट मानते हैं, ये इनके लोग हैं। 1884 में इंग्लैंड में आया। नथिंग मोर देन दिस विल कम इन द यूजीसी नेट अकॉर्डिंग टू मी। तो ये था आपका कुछ
क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आपको मैं अपने टेलीग्राम पे रोज 20-30 क्वेश्चंस करवाता हूँ। अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप उसमें कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू द वीडियो। थैंक यू।